बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है रोटेशनल डायनामिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी। एक बॉडी होगा रिजिड बॉडी और वो रोटेट कर रहा होगा। हमने उस रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर टार्क के इफ़ेक्ट को देखना है कि वहाँ पे हम टार्क कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा, इसके लिए मैं सपोज करता हूँ मेरे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास क्या है वाई एक्सिस है। कोई भी पार्टिकल है वो इस कर्व पाथ के ऊपर इस ओरिजिन के गिर्द, ये वाला जो ओरिजिन इसको मैं नाम देता हूँ, ये ओरिजिन है। इस ओरिजिन के गिर्द कोई भी पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है। हम टाइम के किसी भी लम्हे के ऊपर देखा कि एक पार्टिकल इस पॉइंट के ऊपर मौजूद है, उस पार्टिकल को नाम दे दिया पी का, और हमने कहा कि वो पार्टिकल टी टाइम के ऊपर, टाइम के किसी लम्हे के ऊपर यानी कि टी के ऊपर पार्टिकल कहाँ पर है, पी के ऊपर है। और ये वाला जो पार्टिकल है इसका ओरिजिन के लिहाज से जो पोजीशन वेक्टर उसको मैंने नाम दे दिया आर का, और ये पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो क्या है, फाई है। अब मैं सपोज करता हूँ कि अगर पार्टिकल पी मूव करता करता अगर इस पॉइंट के ऊपर पहुँच जाए, इस पॉइंट के ऊपर, तो हम सपोज करते हैं, तो हम कहते हैं कि कुछ टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया पी प्राइम का, और इसका ओरिजिन के लिहाज से जो पोजीशन वेक्टर उसको मैं नाम दे दिया आर प्राइम का, और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल चेंज हुआ है उसको मैं नाम दे देता हूँ डी फाई का, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया है यहाँ से यहाँ तक उसको मैं नाम दे देता हूँ डी एस का। पार्टिकल था पी पॉइंट के ऊपर, हमने इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाई, फोर्स लगा के पार्टिकल कहाँ से कहाँ तक चला गया, पी से पी प्राइम पॉइंट के ऊपर चला गया है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ कि मैंने पी इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाई, इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई। मैं कहता हूँ कि ये मैंने फोर्स एफ लगाई यहाँ पे, और फोर्स एफ लगाने से पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चला गया। जहाँ पर था उस वक्त टाइम टी था, और जब पार्टिकल यहाँ पर पहुँचा तो उस वक्त मैं कहता हूँ कि टाइम आपके पास हो गया डी प्लस आपके पास क्या हो गया डी टी, यानी कि इस टाइम के ऊपर पार्टिकल पी प्राइम पॉइंट के ऊपर था, और इस टाइम के ऊपर टी टाइम के ऊपर पार्टिकल कहाँ पर था, पी पॉइंट के ऊपर था। तो देखिए फोर्स हमने लगाई, पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक मूव किया, फासला उसने कितना कवर किया, डी एस। तो यहाँ से हम वर्क निकाल सकते हैं। अगर उस वर्क को मैं नाम दे दूँ डी डब्ल्यू का, तो आपके पास वर्क आ जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आ गया एफ डॉट डी एस। तो आपको पता है इसको हम लिख सकते हैं एफ डी एस कोस थीटा। अब यहाँ पे देखें ये एंगल फाई है, ये डी फाई है, ये थीटा कहाँ से आ गया। तो थीटा ज़रा देखिएगा, अगर मैं पी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा करूँ तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करूँ, ये वाला टेंजेंट ड्रा किया है, तो फोर्स और इस टेंजेंट के दरमियान जो एंगल वो कितना होगा, थीटा होगा। तो यहाँ से अगर हम फोर्स के दो कंपोनेंट निकालें तो फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे। यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दें यहाँ पे ऐसे, तो देखिए थीटा के सामने वाला ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, एफ साइन थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये वाला, ये आपके पास क्या होगा, एफ कोस थीटा। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये आपके पास कौन सा होगा, एफ कोस थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखें, मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ। इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज किया तो देखें एफ और कोस थीटा को मैंने इकट्ठा कर दिया और डी एस को मैंने अलग लिख लिया। अब आपने पीछे पढ़ा हुआ है एस इज इक्वल टू आर थीटा, आर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाई, थीटा की जगह पे क्या लिख देता हूँ फाई। अगर हम इस केस के अंदर इसको देखें तो देखें एस की जगह पे हमारे पास आ जाएगा डी एस, आर वैसे का वैसे, फाई जो एंगल यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ है फोर्स के बाद, तो वो कितना आ गया, डी फाई। तो आपके पास ये आ गया डी फाई। तो देखिए इस फार्मूले में देखें, इसको हम रीअरेंज किया तो आपके पास आ गया डी एस इज इक्वल टू आर डी फाई। तो ये डी एस की जगह पे इसको पुट करें तो आपके पास आ जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ कोस थीटा इंटू आपके पास क्या आ गया, आर, इंटू आपके पास क्या आ गया, डी फाई। अब यहाँ पे देखें जरा, एफ कोस थीटा क्या है, एफ कोस थीटा, एफ कोस थीटा ये वाला आपके पास, ये आप कह सकते हैं कि ये फोर्स का वो कंपोनेंट है जो किसकी डायरेक्शन में है। देखिए इसकी डायरेक्शन ये वाली, ये वाली, इसकी वही डायरेक्शन है जो डी एस की डायरेक्शन है,
और आपको पता है कि अगर इसकी डायरेक्शन ये वाला है तो ये आर पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम कह सकते हैं एफ कॉस थीटा ये असल में फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। परपेंडिकुलर किसके ऊपर, आर के ऊपर। तो हम कह सकते हैं एफ कॉस थीटा क्या है, ये फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। किस पे परपेंडिकुलर, आर पे। तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर इंटू आपके पास क्या आ गया आर इंटू आपके पास क्या आ गया डी फाई। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब यहाँ पे देखें जरा, आर और एफ इसका प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, टार के बराबर होता है। तो आपके पास आ जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आर और एफ का कंपोनेंट, ये जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है टार के। तो ये आपके पास आ गया टार्क और इंटू आपके पास क्या आ गया डी फाई। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब देखिए ये वाला जो हमने काम किया है ये एक पार्टिकल के लिए किया है। हमारे पास एक सिंगल पार्टिकल था, उसको हमने रीअरेंज किया और एंड पे हमने ये वाली इक्वेशन निकाल ली। लेकिन अगर हम काम करें एक रिजिड बॉडी के लिए, तो रिजिड बॉडी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। तो हर पार्टिकल के ऊपर वर्क निकालें तो देखिए आपके पास मैं कहता हूं कि वहां पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो हर पार्टिकल के लिहाज से अगर इस इक्वेशन को हम देखें तो देखें फर्स्ट पार्टिकल के लिहाज से देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा डी डब्ल्यू 1 इज इक्वल टू टार्क 1 इंटू आपके पास क्या आ गया डी फाई। दूसरे बॉडी के लिहाज से देखें तो आपके पास आ जाएगा डी डब्ल्यू 2 इज इक्वल टू टार्क 2 इंटू आपके पास क्या आ गया डी फाई। ठीक है, इस तरह आपके पास आ जाएगा थर्ड पार्टिकल का वर्क निकालें तो आपके पास आ जाएगा डी डब्ल्यू 3 टार्क 3 इंटू आपके पास क्या आ गया डी फाई। इस तरह आगे आपके पास चलता जाएगा। अगर हमारे पास एक पार्टिकल है तो उसकी क्वेश्चन ये आ जाएगी। अगर हमारे पास रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। अगर हर पार्टिकल की वर्क निकालें इस क्वेश्चन के लिहाज से तो वो ये वाला आ जाएगा। तो देखें अगर मैं ये वाली क्वेश्चन रिजिड बॉडी के लिहाज से देखूँ तो ये मेरे पास आ जाएगी। तो देखिए वहाँ पे रिजिड बॉडी के लिए वर्क एक पार्टिकल का नहीं होगा बल्कि तमाम पार्टिकल्स का वर्क होगा। उसको मैं नाम देता हूँ डी डब्ल्यू नेट का, कि हमारे पास टोटल वर्क। इसमें ज़रा देखें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टार्क 1 डी फाई प्लस टार्क 2 डी फाई प्लस टार्क 3 इंटू डी फाई प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तमाम पार्टिकल्स के वर्क को हमने जमा कर दिया तो आपके पास आ गया टोटल वर्क आ गया, नेट वर्क आ गया आपके पास, और ये आपके पास ये वाला आ गया। डी फाई साहब में कॉमन है बाहर निकालो तो आपके पास आ जाएगा टार्क 1 प्लस टार्क 2 प्लस आपके पास आ जाएगा टार्क 3 प्लस एंड सो ऑन, और ये आपके पास क्या आ गया डी फाई बाहर कॉमन आ गया। अब ये ब्रैकेट के अंदर क्या है, ये टोटल आपके पास टार्क है तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल वर्क नेटवर्क। तो ये आपके पास आ जाएगा सारे टार्क का मुकम्मल हर पार्टिकल्स के टार्क का क्या होगा सम। इसको मैं डिनोट करता हूँ, इसको मैं डिनोट करता हूँ तमाम पार्टिकल का सम समेशन उन तमाम पार्टिकल्स का टोटल टार्क यानी कि नेट टार्क, और इनटू आपके पास बेटे आ गया डी इंटू आपके पास क्या आ गया 5। इसको हम नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। अब आपने पढ़ा हुआ है, आपने एंगुलर वेलोसिटी को पढ़ा हुआ है कि ये बराबर होता है डी फाई ओवर डी टी। अगर यहाँ से हम डी फाई निकालें तो आपके पास आ जाएगा ओमेगा इंटू आपके पास क्या आ गया डी टी। तो क्वेश्चन 3 के अंदर पुट कर दें। क्वेश्चन 3 के अंदर पुट किया तो आपके पास देखें ये वैसे के वैसे आ गया और डी फाई की जगह पे ओमेगा डी टी। इसको हम नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम, अगर इसके बाद हम देखें वर्क एनर्जी थ्योरम आपने पीछे पढ़ा हुआ है। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि अगर किसी के ऊपर वर्क करें तो उसकी क्या कर देता है, काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देता है। ठीक है, तो देखिए अगर वर्क करें तो उसकी क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा। यहाँ पे हमारे पास है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो देखें डी वैसे का वैसे, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी आ जाएगी 1/2 आई ओमेगा का स्क्वायर। अब इसका अगर डेरिवेटिव लें तो डी का मतलब कि यहाँ पर डेरिवेटिव है। अगर यहाँ से अगर डेरिवेटिव हम लें इसका तो हमारे पास आ जाएगा, देखें ज़रा, तो देखिए अगर डेरिवेटिव लें तो आपके पास देखिए ओमेगा के लिहाज से डेरिवेटिव लें तो देखिए ओमेगा स्क्वायर है तो आपके पास आ जाएगा 2 ओमेगा इंटू आपके पास क्या आ गया डी ओमेगा। तो ये 2 जब नीचे आएगा इस 2 से काट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा आई ओमेगा इंटू आपके पास क्या आ गया डी ओमेगा। तो यहाँ पे देखें ज़रा, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर
5 का। अब आपने पढ़ा हुआ है कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है अल्फ़ा, वो बराबर होता है डी ओमेगा और आपके पास आता है डी टी। तो यहाँ से अगर आप डी ओमेगा निकालें तो डी ओमेगा आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा इंटू आपके पास क्या आ गया डी टी। तो डी ओमेगा की कीमत यहाँ पे पुट करें क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, तो आपके पास आ जाएगा डी डब्ल्यू नेट टोटल वर्क आपके पास आ गया आई ओमेगा, डी ओमेगा की जगह पे आपके पास आ गया अल्फ़ा इंटू आपके पास क्या आ गया डी टी। इसको नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। अब आप ऐसा करें, देखिए यहाँ पे जरा क्वेश्चन नंबर 6 भी टोटल वर्क के बराबर है और क्वेश्चन नंबर 4 भी किसके बराबर है, टोटल वर्क के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इन क्वेश्चन को आपस में कंपेयर करें, अगर इन क्वेश्चन को आपस में कंपेयर करें तो आपके पास आ जाएगा टोटल टार्क, ठीक है, इंटू आपके पास आ गया ओमेगा इंटू डी टी, ये बराबर आपके पास होगा आई ओमेगा इंटू आपके पास आ गया अल्फ़ा इंटू आपके पास क्या आ गया डी टी। क्वेश्चन नंबर 6 और 4 को मैंने कंपेयर किया, तो इसकी राइट साइड और इसकी राइट साइड क्या है, बराबर होंगी, क्योंकि इनकी लेफ्ट साइड आपस में क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा, यहाँ से ओमेगा ओमेगा से कट गया, डी टी से कट गया, तो बाकी आपके पास बच गया, क्या बच गया आपके पास, टोटल टार्क इज इक्वल टू आपके पास आ गया आई इंटू आपके पास क्या आ गया अल्फ़ा। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 7 का। अब देखिए ये वाली जो इक्वेशन आई है ना आपके पास, इसको बेटा बोलते हैं रोटेशनल टार्क, और ये बिल्कुल उसी तरह की है जिस तरह आपने न्यूटन सेकंड लॉ को पढ़ा हुआ है। F इज इक्वल टू आपके पास किसके बराबर होता है, ma के बराबर। कि टोटल फोर्स, अगर यहाँ पे मैं स्मैश लिख दूँ कि टोटल फोर्स जो नेट फोर्स हम लगाते हैं वो बराबर होती है ma के बराबर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो ये क्वेश्चन आपके पास आई है ट्रांसलेशन मोशन का, रोटेशनल मोशन के अंदर, ये वाली ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये आपके पास क्वेश्चन है ये रोटेशनल के अंदर, और ये क्वेश्चन हमने जो न्यूटन सेकंड लॉ की पढ़ी हुई है किसके अंदर है, ट्रांसलेशन के अंदर है। तो देखिए ये एक दूसरे के साथ मुमासलत करती, देखें अगर हमारी मोशन ट्रांसलेशन है तो हम बात करेंगे फोर्स की, और अगर हमारी मोशन किसके अंदर है, रोटेशनल के अंदर है, तो वही फोर्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, टार्क के अंदर। तो ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर मास होता है, और वही मास अगर रोटेशन के अंदर चला जाए तो क्या बन जाता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाता है। और यहाँ पे आपको पता लीनियर एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए के साथ, और एंगुलर एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा के साथ। तो देखें ये इक्वेशन जो है जो रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर है, ये बिल्कुल मुमासलत करती है न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर, किस मोशन के अंदर, ट्रांसलेशन मोशन के अंदर। तो ये हमारा आर्टिकल क्या हो गया, मुकम्मल हो गया है।